AS15 we started with employee benefits. What is the objective of the standard? Objective of the standard, AS15 prescribes accounting and disclosure requirement related to employee benefits in the books of employer. So employer point of view पूरा standard पे हम बात करेंगे. Agreed? Yeah. Then what is employee? तो employee includes part-time employees, full-time employees, temporary, permanent, casual employees और managerial person. बराबर है? Okay. Employee benefit क्या होता है? All forms of consideration given by employer, that is enterprise. किसको? Employee या उसके relatives को. Correct? क्यों देगा? In exchange of services rendered by employee. बराबर है? ये क्या था? Employee benefits. कितने टाइप के employee benefits? 4. There were 4 types of employee benefits. First one, short term employee benefit. Second one, long term. Third, retirement benefit. And fourth one, termination benefit. Short term payable within 12 months, long term payable after 12 months, then retirement benefits payable on or after retirement, and last one, termination, that is VRS compensation or retrenchment compensation. इतना किया था कल, examples भी दिए थे, correct? Now we will go for short term employee benefits. ये ध्यान देना, फटाफट कंप्लीट करते हैं जल्दी, फिर मॉक ड्रिल में जाना है. પહેલી વાર થાય છે ને અમારી સાથે, પણ તારી સાથે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કે તું વોર કરે છે હર વખતે? નાના તો રોજ थे तारा. बोलता है बड़े लेवल के वॉर नहीं करता है, मैं डेली छोटा छोटा तो सबके साथ झगड़ते रहता है, ब्रेक में 2-3 को तो ले ही लेता है. हाँ चलो ध्यान दो इधर. ओके, नाउ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या रहेगा? पेएबल विद इन. इसमें 4 पॉइंट पे बात करेंगे. सैलरी एंड वेजेस का अकाउंटिंग कैसे करने का, विच इज नॉर्मल, पीएनएल में ट्रांसफर होगा. आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लायबिलिटी में जाएगा, प्रीपेड रहेगा तो एसेट में जाएगा. ये बचपन से सीखा है. शॉर्ट टर्म बेनिफिट सारे पीएनएल में जाएंगे. सेकेंड वाला लीव एनकैशमेंट, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. थर्ड वाला बोनस, करेक्ट, प्रॉफिट बेस्ड बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान. एंड लास्ट वन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में आएगा परक्विजिट्स. तो ये सबका अकाउंटिंग कैसे करने का. इफ यू वांट सिंगल लाइनर देन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर अवर एक्सपेंसेस, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल. खत्म, स्टोरी इज ओवर. बट वी विल इलॉबरेट दिस इन डिटेल, सो वी विल हैव डिटेल डिस्कशन. अग्रीड? या चलो लिखते जाओ. फर्स्ट सैलरीज, or rather you can write like this: accounting, salaries, wages, allowances, etc. लिखो 3 पॉइंट. फर्स्ट, सैलरी वगैरह का अकाउंटिंग कैसे करने का? पीएनएल में एक्सपेंस की तरह चार्ज करने का. राइट डाउन. रिकॉग्नाइज इट, फटाफट ध्यान देना, बहुत कुछ कवर कर लूंगा लेक्चर में. रिकॉग्नाइज इट एज एन एक्सपेंस, स्लैश करके एसेट. सैलरी को एसेट, इफ वेज इज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इट विल बी कैपिटलाइज्ड, वो ऐड होएगा एसेट में. सो या तो सैलरी अकाउंट में डेबिट करो या एसेट अकाउंट में डेबिट करो. तो एसेट लिखा, बाजू में ब्रैकेट में लिख दो AS10, AS26, AS10 एंड AS26. AS10 सुना है?
तो पीपीई में अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहेगा इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो उसका जो भी पेमेंट करेंगे दैट विल बी कैपिटलाइज, इसलिए लिखा। 26 में इंटेंजिबल एसेट, आईटी का कंपनी है तो आईटी के इंजीनियर्स लोग ही अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना। मैं टीसीएस है तो मेरे ही एम्प्लॉय को बोलेगा ना अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, कि इन्फोसिस वाला लेके आएगा, नहीं ना, खुद के ही एम्प्लॉयज रहेंगे। एंड अवर एम्प्लॉय विल गेट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट, तो वॉट एवर सैलरी इज पेड फॉर दैट पीरियड इट कैन बी कैपिटलाइज्ड। अग्रीड? या सेकेंड मतलब रुको, ये सेकेंड डॉट, सेकेंड बुलेट, रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी इफ पेएबल, रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी इफ पेएबल, ब्रैकेट में लिखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस सब क्या होगा, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करने का ना। सी आपको ये सब आता है बट दिया कहाँ है, तो दिस इज द सोर्स, AS 15 में दिया है। बचपन से सैलरी वेजेस सब आप लोग ट्रेडिंग पीएनएल में डाला ही है ना, डेबिट में। किसने बोला? तो AS 15 ने बोला इट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। क्लियर? थर्ड, रिकॉग्नाइज एज एसेट if paid in advance, ब्रैकेट में प्रीपेड। बोलो नंबर 1 क्लियर एवरीबॉडी? नंबर 2 इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। शॉर्ट टर्म में सेकेंड, शॉर्ट टर्म में 4 पॉइंट है, सेकेंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। क्या रहेगा मतलब? लीव एनकैशमेंट, मतलब इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया है? कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। अगर एब्सेंट रहेंगे तो हम कॉम्पनसेट करके देंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज पेड लीव। बराबर है? चलो क्या करने का? यू ऑल आर माई एम्प्लॉइज, आई एम योर एम्प्लॉयर, आई हैव गिवन 20 लीव्स इन अ ईयर। 20 दिन छुट्टी ले सकते हैं आप लोग, पेड लीव। वो 20 दिन का मैं आपको पेमेंट करेगा। अगर आपने ज़्यादा लीव लिया तो जो एक्स्ट्रा डेज रहेंगे उसका पैसा कट करेगा, सैलरी कट करेगा। लॉजिकल? ओके। यहाँ पे ज़्यादा का बात नहीं है, कम का बात है। अगर कम लीव लेंगे तो ये एनकैशमेंट पॉसिबल है। हेलो, सो सबको मैंने 20 लीव्स दिए। यू ऑल आर लाइक 50 स्टूडेंट्स, तो 50 इंटू 20 करें तो 1000 डेज का लीव दिया है सबको मिला कर। 1000 डेज लीव। अभी इसमें से आप लोग ने आई कैन से ओनली 800 डेज का लीव यूटिलाइज किया ड्यूरिंग द ईयर। बराबर? व्हाट अबाउट रिमेनिंग 200 डेज अनयूटिलाइज्ड लीव? क्या करेंगे? दो पॉसिबिलिटी, या तो कैरी फॉरवर्ड होगा या तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे अक्यूमुलेटिंग। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नॉन अक्यूमुलेटिंग। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा मतलब वो लैप्स हो जाएगा। अगर वो लैप्स हो गया, हेलो हेलो, तो उसका कोई अकाउंटिंग नहीं करना, बिकॉज हमें कोई लॉस नहीं होए। अग्रीड? लाइक दिशील है, 20 दिन का छुट्टी दिया है, उसने 18 डेज का लीव लिया है। 2 दिन कंपनी का अगर पॉलिसी है कैरी फॉरवर्ड करने का तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कंपनी का पॉलिसी नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने का तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया
तो वो लैप्स हो जाएगा 2 लीव। क्लियर? अगर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर फ्यूचर में क्या करना है, अकॉर्डिंगली प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ करंट ईयर। फ्यूचर में 2 पॉसिबिलिटीज, या तो मैं उसको कैश में कन्वर्ट करके देगा, हेलो, या फिर मैं उसको नेक्स्ट ईयर के लीव में ऐड करके देगा। उसको मैं बोलेगा नेक्स्ट ईयर का तेरा लीव 22। ये समझा कि नहीं समझा? कैश में कन्वर्ट करके देगा उसको बोलते हैं वेस्टेड, एंड लीव में एडिशन करके देगा दैट इज अनवेस्टेड। दोनों में प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। कैश कितना देगा उसके लिए प्रोविजन का प्रोबेबिलिटी यूज करने का जरूरत नहीं है, अपने को पता रहेगा कितना कैश देने वाले हैं, करेक्ट। बट अगर अनवेस्टेड है, मतलब मैं उसको बोला नाउ योर लीव्स विल बी 22 लीव्स, तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो लीव लेगा एक्स्ट्रा वाला या तो नहीं लेगा। अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके प्रोविजन का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक इलस्ट्रेशन में लाया हूं, सो आई विल डिक्टेट दैट, सो यू विल कम टू नो हाउ टू डील विद इट। बैकग्राउंड समझा? सो लीव्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर, नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर। नॉट यूटिलाइज रहेगा तो 2 पार्ट, कैरी फॉरवर्ड, नॉट कैरी फॉरवर्ड। नॉट कैरी फॉरवर्ड तो लैप्स, कैरी फॉरवर्ड होएगा तो या तो फ्यूचर में मैं कैश दूंगा या फिर वो लीव एडिशनल लीव मिलेगा। समझा नहीं समझा? देयर आर मेनी कंपनीज वेयर इट इज कंपल्सरी लीव्स, यू हैव टू टेक इट। नहीं लिया रहेगा तो मार्च में बोलेंगे घर पे बैठो, आने का नहीं। कंपल्सरी लीव, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बैंक्स में हैं, तो मार्च महीने में वो लोग कंपल्सरी लीव पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना लीव्स था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंपल्सरी बोलेंगे, क्योंकि फिर वो लोग बोलते हैं हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा दैट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का पॉलिसी रहता है, कंपनी डिसाइड करता है। तो बहुत कंपनीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करती है, बोलते हैं नहीं, नो कैरी फॉरवर्ड अलाउड, यू हैव टू टेक दैट मच लीव इन करंट ईयर ओनली, एंड हम कैश भी नहीं देंगे। कैरी फॉरवर्ड होगा तो फ्यूचर में कैश आएगा ना, नो कैरी फॉरवर्ड, जो भी है करंट ईयर में लो। सर ऐसा थोड़ी है, नहीं चाहिए तो लीव, यू हैव टू टेक। रीजन इज कंपनी वांट्स टू चेक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। तुम नहीं है तो तुम्हारे बिना बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक करना है उनको। दूसरा, तुम नहीं है तो तुम्हारे होते हुए सिस्टम में कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो तुम नहीं रहेंगे तो ही पकड़ा जाएगा, इसलिए कंपलसरी छुट्टी देते। देयर आर मेनी कंपनीज विच डज दैट। हमको कैसे पता चला? देयर आर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, वी आर दे आर वर्किंग विथ सेवरल बैंक्स। तो जब भी, अभी तो 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो तभी सारे बैचलर्स थे, तो मार्च महीने में कंपलसरी छुट्टी पे रहते थे वो। मैं बोला करेगा क्या? बोलता कुछ नहीं, अभी बैचलर हैं। सो नॉर्मली दे यूज्ड टू मेक आउटिंग प्लान इन द मंथ ऑफ मार्च, दिस वाज द रीजन, कंपलसरी लीव आता था। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? या तो ये कंपलसरी लीव बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का पॉलिसी होता है कि कंपलसरी लेने का 20 दिन 15 दिन, फिर वो भी वो लोग कैटेगरी में डिवाइड कर देते, सिक लीव, कैजुअल लीव। सिक लीव कैरी फॉरवर्ड होता है, कैजुअल लीव नहीं करने देंगे कैरी फॉरवर्ड, दैट इज इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल डिसाइड। तुमको मेरा कुछ समझता है क्या, क्या बात करता है? हाँ कि जाने जाना। एक मिनट, इधर तक समझा या? बट तू ऐसा शर्मा शर्मा के क्यों कर रहा था? थोड़ा अच्छे से करने का, जगह कम पड़ा। जगह बनाना पड़ता है बेटा, कॉर्पोरेट में जाएगा तो समझेगा तेरे को ये, ऑब्वियसली। इग्नोर,
कंट्रोल बेटा, बहुत ज्यादा सोचता है। वो नहीं तू, वो तो बोला। चलो दोनों सरीके ही हैं। कंट्रोल, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? या लिखो इसके ब्रैकेट में, इसके ही ब्रैकेट में पहले लिख दो शॉर्ट टर्म compensated absences. क्लियर? लिखो इट इंक्लूड्स, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करके लिखो, इट इंक्लूड्स लीव फॉर वेकेशन, sickness, short term disability, maternity, paternity, etc. क्लियर? मिडल में लिखो लीव, utilized ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बोलो इसका, लाइक दिशिल मेरा एम्प्लॉई है, मैंने 20 लीव दिया उसको, उसने 18 लीव यूटिलाइज कर दिया। अभी बोलो ये 18 लीव यूटिलाइज किया उसने, तो मैं ये 18 लीव का पेमेंट किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? पेमेंट किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? सॉरी, अरे बोलो, कुछ बोल रहे हो? अरे बोल। हाँ तो पेमेंट किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? उसने 18 लीव लिया, आई कैन से फर्स्ट अप्रैल मंथ में उसने 3 लीव लिया, बराबर। अब ये 3 लीव उसने लिया, तो मैं अप्रैल मंथ का जो सैलरी उसका डिसाइड किया है उतना ही पे करूंगा कि डिडक्ट करके पे करूंगा? तो उसमें वो पेड, वो जो लीव लिया उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा वही क्वेश्चन है, टोटल 20 डेज के लीव्स हैं पर एम्प्लॉई, 18 डेज उसने लीव यूटिलाइज किया, ऐसा 3-3 लीव उसने कोई भी 6 महीने में लिया हुआ है, सो 18 डेज उसने यूटिलाइज किया, तो उसका पेमेंट उसको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये पेड लीव्स है, इट इज ऑलरेडी पेड, देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अवर P&L एज अ सैलरी और वेजेस, बराबर है? पक्का? क्वेश्चन कहां अराइज होएगा? डाउट है? ध्वनि बोलो, 1 मिनट। हाँ नहीं है, ओके। इधर नेबर नहीं, ओके। देर अर्पिता जी क्लियर? दिशिल क्लियर? हाँ विशु इधर। अरे इसलिए बोला इधर बैठा कर, इसको बिठाया, अभी ये यहीं बैठता है, पढ़ाई भी करता है थोड़ा बहुत। एनीवेज 1 मिनट, ये क्लियर?
लीव यूटिलाइज हुआ, उसका पेमेंट भी करंट ईयर में हो जाएगा. इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ओनली इन पीएनएल. स्ट्रेट अवे क्लियर. सेकेंड पार्ट, अनयूटिलाइज लीव है. कितने? 2. क्या करने का? या कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा. नहीं हुआ तो दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी. अगर इनका सॉरी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ तो वो करंट ईयर में लैप्स हो जाएगा. देर इज नो पॉलिसी ऑफ कैरी फॉरवर्ड, तो हम लैप्स कर देंगे. अगर कैरी फॉरवर्ड अलाउड है तो उसको फ्यूचर में लेके जाएंगे. अभी फ्यूचर में लेके गए, उसके बाद क्या करने का? तो 2 पॉसिबिलिटी, या उसको फ्यूचर में इनकैश करवा सकते हैं, करेक्ट, या फ्यूचर में एडिशनल लीव ले सकते हैं. दोनों पॉसिबिलिटी है. फ्यूचर में इनकैश करवाएंगे तो वेस्टेड बोलते हैं, एंड इनकैश नहीं करवा सकते, नॉन वेस्टेड लीव्स. क्लियर. लिखो, यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर. बोलो, इसका पेमेंट हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? इट इज ऑलरेडी पेड. Unutilized during the year. Accumulating, non-accumulating. कैरी फॉरवर्ड, अक्यूमुलेटिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड. कंपनी का पॉलिसी है नॉन अक्यूमुलेटिंग, मतलब कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है. जो भी लीव लेना है करंट ईयर में ले लो, आगे कुछ नहीं होएगा, आगे जाएगा ही नहीं, लीव एक्सपायर हो जाएगा. करेक्ट. नो इफेक्ट, कुछ नहीं करने का इसका, इग्नोर. vested, unvested. वेस्टेड मतलब कैरी फॉरवर्ड मतलब अक्यूमुलेटिंग. वेस्टेड मतलब एनकैश हो सकता है.
पॉलिसी, कंपनी के एचआर के पॉलिसीज रहेंगे, मतलब दैट इज देयर। कैसा रहता है लीव का एनकैशमेंट देना है कि नहीं देना है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी में एम्प्लॉय का पे स्केल क्या है। हम उसका सैलरी उतना हैवी दे रहे हैं कि अभी लीव का कैश नहीं देंगे। हमारा पे स्केल मीडियम है इंडस्ट्री के रेंज में, तो फिर चलो लोग को हम लोग मोटिवेट करते हैं बाय गिविंग कैश एंड वर्क मोर फॉर द कंपनी। आपने 20 का 18 लीव लिया मतलब क्या किया, 2 दिन ज़्यादा काम किया ना, नहीं समझा? 20 दिन छुट्टी लेना चाहिए था, आपने 18 दिन छुट्टी लिया मतलब 2 दिन कंपनी में आप एक्स्ट्रा आए ना करंट ईयर में, तो उसका कंपनी मोटिवेशन देता है कि मैं फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेगा और आपको 2 दिन फ्यूचर में छुट्टी दे देगा एक्स्ट्रा या फिर कैश देगा। तो दैट इज द पॉलिसी कि एचआर को क्या करना है एम्प्लॉय के साथ। सो हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी रहता है। यहां तक क्लियर? आर्टिकलशिप में बेटा आप लोग एम्प्लॉय नहीं है, यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर आर्टिकल। सैलरी के एड में टैक्सेबल नहीं है, 12 लाख तक नहीं रहता है, करे नहीं वो रहता है, बेसिक मिनिमम तो वो लोग का रहता है। अरे ऐसा नहीं रहता है, तुम लोग का रिलेशन कैसा है बॉस के साथ, मीडियम साइज फर्म रहेगा, छोटा फर्म रहेगा, तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन रिलेशन कि बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, एक्स्ट्रा टाइम पे काम करते हो, एक्स्ट्रा काम भी करते हो, ज़रूरत है तो डेफिनेटली वेन एवर यू रिक्वायर यू विल गेट हॉलीडे। इट इज़ अ ट्रेनिंग बेसिकली। आर्टिकलशिप में अपना लैंग्वेज में बोलूँ तो डिपेंडिंग ऑन स्टाइपन यू शुड गेट लीव। स्टाइपन बहुत ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करने का, स्टाइपन बहुत कम है तो उतना ही करने का। इधर कैसे बोलते हैं नॉट वेल नॉट वेल नॉट वेल, पब्लिक उधर भी वैसा कर। पर फिर मिनिमम नंबर ऑफ डेज, नहीं अर्पिता को क्यों देख रहे हैं सब लोग, कि ध्वनि को देख रहे हैं? चल एनीवेज, नॉर्मली उधर एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू हैव टू कंप्लीट। आर्टिकलशिप में जितना आप ज़्यादा लीव लेंगे ना उतना आपका पीछे का पीरियड एक्सटेंड होते जाता है। सो नंबर ऑफ डेज का आपको उधर कंपलसरी कंप्लीट करना पड़ता है ट्रेनिंग। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? हाँ, सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज का ट्रेनिंग है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी it can be utilized in the future. बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आई कैन से बिग 4 ही ले लो, मेल आएगा, अपॉइंटमेंट होता है, मेल आता है, मेल में ऑल पॉलिसीज विल बी डिस्क्लोज्ड कि ये रहेगा, ये पूरे साल के हॉलीडेज रहेंगे, पहले से डिस्क्लोज करता है। सो यू कैन मेक योर ओन प्लान। लाइक गणपति है तो गणपति का पहला 2 दिन सबको छुट्टी, दशहरा का छुट्टी, दिवाली का 5 दिन छुट्टी, जो प्री डिटरमाइंड हॉलीडे, 15 अगस्त छुट्टी, 26 जन छुट्टी, ये सब पूरा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हर कॉरपोरेट पब्लिश करता है। एम्प्लॉय को पहले से पता रहता है कि ये छुट्टी यहाँ कन्फर्म लीव है। बाकी अभी मॉक ड्रिल वाले दिन हाफ डे, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, वो पहले से नहीं बता सकते, करेक्ट? एनीवेज आगे बढ़े हम लोग। इधर तक समझा क्या? हाँ, अभी क्वेश्चन अराइज होएगा कि सर करना क्या है। लीव अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अक्यूमुलेटिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर फ्यूचर में कैश देंगे तो कैश, आप सब एम्प्लॉई है, सबका 2-2 लीव बाकी है और मैंने डिसाइड किया है सबको कैश देना है, पॉलिसी है। तो कोई ऐसा है ना बोलेगा कैश नहीं चाहिए, सबको देना पड़ेगा, तो पूरे अमाउंट का प्रोविजन होगा। पूरे अमाउंट का क्या करेगा मैं? प्रोविजन। करंट ईयर के एंड में पूरे अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करेगा, जो
लीव अक्यूमुलेटेड है एंड वेस्टेड है, और जो अनवेस्टेड है, अनवेस्टेड मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा बट आपके जो नेक्स्ट ईयर के लीव है उसमें ऐड हो जाएगा एंड यू हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ लीव्स। बरोबर है? ये समझा नहीं समझा? उसमें मैं प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेगा कि इतने में से कितने लोग 2 दिन एक्स्ट्रा लीव लेने वाले हैं। सो एज पर माई नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, 80% लोग लेंगे, तो अकॉर्डिंगली मैं प्रोविजन क्रिएट करेगा। उसका भी प्रोविजन क्रिएट होने ही वाला है, बिकॉज 2 दिन एक्स्ट्रा लीव लेंगे, मैं उसका पेमेंट तो करने ही वाला हूँ ना, तो उसका मैं प्रोविजन क्रिएट करके रखे। ये समझा कि नहीं समझा? लिखो, रिकॉग्नाइज लिखो फर्स्ट में, रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग लीव्स। For all outstanding leaves। और इधर recognize provision by considering probability of utilization। ये समझा? बोलो। अब ये प्रोविजन का अमाउंट फाइंड कैसे करने का? यहां से भी नहीं हो रहा है, क्या करवाना? किधर है रिफ्रेश? यही तो है। गया सब, गया ना भाई, कल का है। चलो एनीवेज, हुआ यहां तक? फॉरगेट इट यार, मेरे को क्या बात है। लिखो आगे। एक मिनट, क्या लिखा आपने लास्ट? ओके, प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। लिखो, calculation of provision। total number of employees salary per day।
number of employees expected to utilize leaves in next year into इससे प्रोविजन का अमाउंट मिलेगा। एक पॉइंट लिखना था, लिख पाएंगे इधर? लीव्स कैन बी यूटिलाइज्ड, नोट लिख के लिखो एक पॉइंट। लीव्स कैन बी यूटिलाइज्ड either on FIFO or LIFO basis। मतलब वो फुल फॉर्म नहीं चाहिए। सुनो, इसको 20 लीव दिया था, 18 लीव यूज किया करंट ईयर में, 2 लीव नेक्स्ट ईयर में गया। अभी नेक्स्ट ईयर के लीव कितने हो गए? 22 में से इसने 15 लीव यूज किया, अभी 7 बच गए। कौन से 7? फीफो है तो जो पहले लास्ट ईयर वाला था वो यूज किया, बाद में करंट ईयर वाला यूज करें। लीफो रहेगा तो पहले करंट ईयर का यूज करेंगे, फिर लास्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड है वो यूज करेंगे। दैट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। लीफो फीफो। समझा कि नहीं समझा? बोलो। लिखा आप लोग ने वो स्टेटमेंट? करेक्ट। इलस्ट्रेशन लिखो। सैलरी पर डे ₹200। लीव यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर $150 days। Next, leave unutilized on balance sheet date $150 days। अरे ओवरऑल सारे एम्प्लॉय का मिला के लीव यूटिलाइज, कोई 150 दिन छुट्टी, 150 दिन कोई थोड़ी छुट्टी पे रहेगा। आगे, लीव अनयूटिलाइज्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। लीव unutilized on balance sheet date, underline। next line, non accumulating 100 days। next line, accumulating 250 days। कितना accumulating? ब्रैकेट नहीं करना, कॉमा करो, कॉमा करके आगे लिखो। आउट ऑफ विच 40% आर वेस्टिंग। आउट ऑफ विच 40% आर वेस्टिंग एंड 60% नहीं, 40% आर वेस्टिंग, कॉमा 60% of non-vesting leaves
are expected to be utilized in the future period. Next line, leave data is for all employees put together. Next line, calculate relevant figures for leave encashment. Answer, paid leave utilized during the year कितना बोलो 150 days. इसका पेमेंट किया कि नहीं किया? कितना? Clear? Non-accumulating leaves nil. बरोबर है. Accumulating leaves
कितना था अक्यूमुलेटिंग? लीव कितने थे? इनटू वेस्टिंग मतलब इन कैश हो सकता है, इसका पैसा मिलेगा फ्यूचर में, मतलब ये पैसा ले सकता है मेरे पास से फ्यूचर में 40%। 100 डेज होएगा, पर डे सैलरी कितना है? तो मुझे फ्यूचर में 20,000 का खर्चा होने वाला है, ये क्लियर? इसका प्रोविजन आज करेंगे। नॉन वेस्टिंग बोलो। ये रिमेनिंग 60 समझा, 150 डेज। अभी इसका 60% प्रोबेबिलिटी है, इसका 60% प्रोबेबिलिटी है कि एम्प्लॉइज विल यूटिलाइज दैट लीव एंड आई एम सपोज टू पे फॉर दैट। 18,000। ये व्हाट इज 38,000? इतने का लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन करना पड़ेगा, और इतना तो मैंने पे किया है, सो ये तो मेरा पीएनएल में जाएगा ही, और ये प्रोविजन भी पीएनएल में जाएगा। प्रोविजन पीएनएल में कौन से हेड में जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? लीव एनकैशमेंट क्लियर? मैं थर्ड कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। क्या होता है ये? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, सुन लो इधर, it is not basically sharing of profit with employees. In this plan, bonus will be given to employees on the basis of percentage of profits. प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस देने वाले हैं, करेक्ट? प्रॉफिट में शेयर नहीं देंगे कि 10% तेरा, ऐसा नहीं। हम बोनस दे रहे हैं, दैट बोनस इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रॉफिट। पार्टनर नहीं बना रहे हैं एम्प्लॉय को, समझ रहा है? नहीं तो लॉस होएगा तो उसको बेयर करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट मेकिंग एम्प्लॉय पार्टनर, but we are going to give additional amount compensation, and that compensation is based on what? Profits of the organization. Clear? लिखो in this plan, फटाफट लिखो, कुछ नहीं टाइम पास है। इन शॉर्ट ये बोनस जाएगा किधर वो बोल दो? पीएनएल। कुछ भी देगा शॉर्ट टर्म बेनिफिट सारे पीएनएल में जाएंगे। कौन से ईयर में? तो करंट ईयर में। क्लियर? शॉर्ट टर्म सारे करंट ईयर में जाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट का बहुत बड़ा डिस्कशन है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कुछ नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट जो सीखेंगे वही लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आ जाएगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट आज नहीं होगा, स्टार्ट कर दूंगा, कल कंप्लीट होगा। क्लियर? लिखो कहां पहुंचे, लिखो इन दिस प्लान पेमेंट टू बी मेड to the employees
on the basis of percentage of profits. It does not mean that sharing of profit with employees. Comma, in fact, profit is taken as base to decide the amount of payment. सच्ची बोलो, समझा क्या? 20. Next line. Cost of profit sharing and bonus will be recognized as short-term employee benefits if these are expected to be paid within 12 months. Next line. The entity should recognize it as an expense and corresponding liability with expected amount. समझा? इन शॉर्ट ये P&L में रिकॉग्नाइज होगा. क्लियर एवरीबॉडी? ये बोलो जल्दी. चलो लास्ट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में लास्ट. गुड वन. परफॉल है ना? यहां तक हुआ एवरीबॉडी? व्हाट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स? बोलो. परक्विजिट्स, एम्प्लॉय को कैश में बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, काइंड या सर्विसेज में बेनिफिट दे रहे हैं. लाइक हाउसिंग फैसिलिटी गिवन. आईटी सेक्टर का बंदा है, उसको बोला बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ 3 साल के लिए, वी विल गिव यू हाउसिंग फैसिलिटी दे. करेक्ट. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का, उसको बोला वी विल गिव यू कार फैसिलिटी, शॉफर ड्रिवन कार एंड 10,000 रुपीज फॉर पेट्रोल ड्यूरिंग द मंथ. ये सब बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. अब ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो भी देंगे उसका एम्प्लॉयर क्या अकाउंटिंग करेगा? तो सिंपल P&L डेबिट करेगा. डायरेक्टर को हमने 30,000 का ड्राइवर दिया और 10,000 पेट्रोल, 40,000 का एडिशनल एक्सपेंस हुआ, P&L डेबिट करने का. सिंपल. कोई भी एक्सपेंस एम्प्लॉय के लिए करेंगे, इट विल बी चार्ज टू P&L.
कौन से ईयर में चार्ज करेंगे? तो जो ईयर में एक्सपेंस इंकर करेंगे. तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स विल बी ट्रांसफर टू P&L. इट विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस टू P&L स्ट्रेट अवे. देयर इज नो डिस्कशन इन दैट. और क्या फैसिलिटी हो सकता है? मेडिकल का फैसिलिटी दिया एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉय का मेडिक्लेम निकाल के दिया. इट इज चार्ज टू P&L. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? पॉसिबल. लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखने का, घर पे जाने का वेट कर रहे हैं. राइट डाउन. इट रेफर्स टू द perquisites. It refers to the perquisites like medical care, housing facilities, car facilities provided to employees. शर्मन वीडियो ऑन रख. रोज ऑन करके बैठने का तेरे को. पढ़ाई करता है कि नहीं मुझे देखना है. करेक्ट. एक मिनट. नॉन मॉनेटरी बेनिफिट समझा? क्या आएगा नॉन मॉनेटरी में? ऑल क्या लिखा? परक्विजिट्स लिखा, मेडिकल केयर, हाउसिंग फैसिलिटी, कार फैसिलिटी सब लिखा. ओके, नेक्स्ट लाइन. दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस. दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस. क्लियर? हाँ, अभी देखो पूरा चैप्टर है ना. ओके, दिस इज द एंड ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. पूरा चैप्टर इसके ऊपर है. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. लिखो. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर post-employment benefits are paid on or after retirement. On or after retirement. ऑन रिटायरमेंट क्या पे करेंगे बोलो? ग्रेच्युटी सुनाइए. 10 है ना? ग्रेच्युटी पे करेंगे और क्या पे करेंगे? पेंशन ऑन रिटायरमेंट होता है क्या आफ्टर रिटायरमेंट?
ऑन रिटायरमेंट मतलब लमसम अमाउंट पे करते हैं, दैट इज ऑन रिटायरमेंट। ग्रेच्युटी पे करेंगे, प्रोविडेंट फंड पे करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट क्या पे करेंगे? That concept is there in taxation. After retirement, pension, then medical care, etc. ये हुए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। यहां तक समझा सबको? आगे लिखो। बात नहीं है, तुम अभी चुप रहेगा क्योंकि we have to cover very important area. Entire standard is based on this. It is very critical area in which we have already entered. So no need to talk in between, just pay attention. Correct? Write down. Normally, the employer entity make arrangements. Normally the employer entity make arrangements for providing such benefits by outsourcing the work of managing retirement benefits to third party. That is separate entity. चलो, ये समझा कि नहीं समझा? प्रोविडेंट फंड है, भी प्रोविडेंट फंड का पैसा हम हमारे पास रखेंगे कि थर्ड पार्टी को मैनेज करने के लिए देंगे? थर्ड पार्टी को मैनेज करने के लिए देंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी के पास। ग्रेच्युटी का पैसा ये हमारे पास हम रखेंगे कि थर्ड पार्टी को देंगे? थर्ड पार्टी के पास मेंटेन करेंगे, वो हमारे बैंक बैलेंस में नहीं पड़ा रहेगा। इट इज टू बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द कंपनी विथ सेपरेट एंटिटी। पेंशन का रहेगा तो पेंशन का भी पैसा हम किसी कंपनी में किसी थर्ड पार्टी को मैनेज करने देंगे। वो थर्ड पार्टी कौन होते हैं? तो दे आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दे मैनेज एम्प्लॉय रिलेटेड फंड्स ओनली। हेलो, या ये एम्प्लॉय के रिलेटेड फंड्स मैनेज करते हैं, सिर्फ उनका काम वही है, फंड मैनेज करने का। फिर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता रहेगा तो मैं उसके पास से फंड विड्रॉ करेगा और मेरे एम्प्लॉय को पे करेगा। डू यू अग्री विद दिस? हेलो, या तो थर्ड पार्टी को ये काम क्या किया जाता है? आउटसोर्स किया जाता है। ये याद रखना। आगे बढ़े, पक्का? आगे अभी देखो, बात नहीं करना, चुप रहना। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो टाइप के रहेंगे। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, जो भी है वो सेकंड वाले पे है। फर्स्ट, डिफाइंड
define contribution plan. सेकेंड है डिफाइंड बेनिफिट प्लान. ये समझा कि नहीं समझा? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मतलब क्या? हम एम्प्लॉयर हैं, एक डिफाइंड अमाउंट हम कंट्रीब्यूट कर देंगे. देन एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इज नॉट ऑन अस. एक्चुरियल रिस्क मतलब रिटर्न्स का रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का रिस्क. ये हमारे सिर पे नहीं रहेगा. वी विल जस्ट कंट्रीब्यूट द अमाउंट with third party, then third party and employee will solve that particular matter. Our risk will not be there. Pure example of contribution plan is provident fund. We will contribute our share of provident fund. We will deduct from employee salary for his share of provident fund. We will invest that amount with provident fund entity. प्रोविडेंट फंड एंटिटी सेपरेट एंटिटी होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ. वो थर्ड पार्टी को दे दिया. अभी एम्प्लॉय एंड थर्ड पार्टी वो एक दूसरे से डील करेंगे, हम डील नहीं करेंगे. रिस्क इज नॉट ऑन अस. आई होप यू नो दिस. आपको ये भी पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर ईयर में मेरा प्रोविडेंट फंड एक ईपीएफओ के पास है, मैं जॉब चेंज करता है तो वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. मैं कितने भी जॉब्स चेंज करेगा पीएफ अकाउंट तो मेरा एक ही हो सकता है. मुझे जब भी चाहिए तभी आई कैन विड्रॉ द अमाउंट. आई होप यू ऑल नो दिस. सो एक एम्प्लॉय का एक ही अकाउंट बनता है. एम्प्लॉयर चेंज हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयर चेंज हो सकते हैं, अकाउंट एक ही रहेगा. तो क्या प्रॉब्लम? ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? या सो थर्ड पार्टी के पास डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मीनिंग समझ लो. इट इज अ प्लान इन विच एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट, डिफाइंड अमाउंट. फिर एम्प्लॉयर का रिस्क नहीं है. प्योर एग्जाम्पल इज प्रोविडेंट फंड. दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान. इन दिस प्लान obligation is on employer to give defined benefit to employees at the time of retirement or after retirement. Pure example is gratuity and pension. ग्रेच्युटी देने का कमिटमेंट हमने किया था, एचआर पॉलिसी था हमारा. सो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मुझे देना पड़ेगा. अभी मैं इसके लिए थर्ड पार्टी के पास पैसा इन्वेस्ट करेगा बट ऑब्लिगेशन मेरा है. आई हैव नॉट पास्ड ऑन द ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टी. एम्प्लॉय मेरे से मांगेगा, मैं नहीं बोल सकता है कि वो थर्ड पार्टी के पास है उधर से ले लो. नो, थर्ड पार्टी के पास तो मैं प्रोविजन करके रख रहा हूं कि कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ तो मैं वहां से पैसा निकाल के दे दूंगा. अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान pure example is gratuity or pension, where actuarial risk and investment risk both are on the head of employer. दोनों एम्प्लॉयर के सिर पे रहेगा. मतलब एम्प्लॉयर का रिस्क है, एम्प्लॉयर विल बेयर दिस रिस्क. आई हैव डिसाइडेड कि हम बेनिफिट देने वाले हैं, डिफाइंड बेनिफिट देने वाले हैं, ग्रेच्युटी देने वाले हैं, पेंशन देने वाले हैं, एंड इट इज डिसाइडेड फ्रॉम द बिगिनिंग. रिस्क इज ऑन अस.
it is defined benefit plan. Risk is passed on to other party, then it is defined contribution plan, where we will contribute only, there will be no risk on us. समझा कि नहीं समझा? पक्का? लिखो एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, बस ये एग्जाम्पल याद रखना है. लिखो फर्स्ट में एम्प्लॉयर एंटिटी पेज fixed contribution to a separate entity. To a separate entity. ये समझा क्या? हम कौन है? हम कौन हैं? एम्प्लॉई. पूरा स्टैंडर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हम एम्प्लॉयर हैं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे एंड एक फिक्स्ड अमाउंट हम पे कर देंगे थर्ड पार्टी को. क्लियर? नीचे एरो करके एंटरप्राइज ब्रैकेट में एम्प्लॉयर will not bear actuarial risk and investment risk. ये दोनों रिस्क एम्प्लॉयर बेयर नहीं करेगा. क्रॉस नहीं करना, ऊपर लिखा है, नीचे एरो करके एम्प्लॉई और separate entity will bear. Employee or separate entity will bear. Clear? Next, under this employer is obliged to pay defined amount क्या होएगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में?
It is a plan in which defined benefit will be paid by employer to employee at the time of retirement or after retirement. इसमें लिखो एंटरप्राइज, नीचे एरो करके एंटरप्राइज, ब्रैकेट में एम्प्लॉयर will bear actuarial risk and principal risk. क्लियर? इधर तक समझा कि नहीं समझा? इतना क्लियर? अभी स्टार्ट करेंगे। फुल फॉर्म लिखना, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड कम्यूटेड पेंशन नहीं है वो, कंट्रीब्यूशन प्लान। इट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। चलो अभी इसका अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। प्योर एग्जाम्पल इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। कैन आई से इट विल बी चार्ज टू P&L एज एन एक्सपेंस? प्रोविडेंट फंड सुना है कि कभी नहीं सुना है? उसका जो कंट्रीब्यूशन हम करते हैं वो कहाँ डेबिट करते हैं? ओके, ये पहली बार सुना ऐसा लग रहा है यार। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग तो सिखाते थे, 11th 12th में PF कंट्रीब्यूशन डेबिटेड टू P&L, PF विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। सुना है प्रीत? हाँ, 12th दिया था ना तूने यार? कितना था? 34, 91 अकाउंट्स में। तो एवरेज निकालूं मैं अभी? 91%, 2 बार का नहीं। ट्वेल्थ में 91% था। लुक एट द लेवल, तेरा नहीं बोर्ड का। करेक्ट, 91% सही है। चलो गुड वन। कौचो ने क्यारेक तो ढोड़ाईस, ऐसा बैठेगा ऐसा बैठेगा। एनीवेज सुनो, नकुल कितना, आपको कितना था सर? भूल गए ना? कौन पूछता है? रीच 81 था। आपको 90? सच वाला बोला प्रीत। प्रीलिम्स के साथ में पूछ रहे हैं। 91 था। मैं तो होशियार था पहले, ऐसा। बाद में कॉलेज गया, मतलब फिर मुलुंड आया, ऐसा। करेक्ट? एसी बंद, नॉर्मल है अभी तो। चलो पावरफुल से निकाल देता हूँ।
किया ना? सो जाओ ना, तुम लोग ऐसे भी सो रहे हो। मस्त ब्रेक में खाना खाते हैं। हाँ दबा के, फिर क्या बोल के सोता है मालूम है? चलो लेक्चर में सो जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या याद रखना है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे हम लोग? कंट्रीब्यूशन करेंगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, इट विल बी चार्ज टू पीएनएल। करेक्ट? ओके। एंड अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लाइबिलिटी में बताएंगे, कुछ प्रीपेड रहेगा तो एसेट में बताएंगे। दैट इज नॉर्मल, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस फॉर एनी एक्सपेंसेस। क्लियर? लिख दो, चलो फटाफट लिखने का। recognize as an expense. ये तो लिखा कि नहीं? अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। नेक्स्ट लाइन ये लिखा ही है कि नहीं लिखा? recognize as an expense. Next line, recognize liability if payable. Recognize liability if payable. चलो डन, यहां तक हो गया? बात नहीं, बात नहीं। illustration, don't talk, ओए टाइम पास। illustration लिखो, A लिमिटेड is required to pay salary of rupees 10,000 to its employees and also rupees 1,000 is to be deducted as PF contribution of employee. Next line, the entity is also required to pay same amount as PF contribution. Past journal entries. बोलो सैलरी कितना है? 10,000 में से पीएफ कितना डिडक्ट करना है? एंट्री बोलो। कितना पे कितना करेंगे? बाकी का पीएफ कंट्रीब्यूशन क्रेडिट थोड़ी होएगा यार। हाउ कैन यू क्रेडिट पीएफ कंट्री? दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अभी इतना ही हम कॉन्ट्री करेंगे। पीएफ कंट्रीब्यूशन डेबिट तो बोलो पीएनएल क्रेडिट होगा आपके हिसाब से? बावरे हो गए हैं।
पीएफ पेएबल अकाउंट, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एक सेकेंड, ये पीएफ पे कर देते हैं पहले, फिर ट्रांसफर करते हैं। पीएफ किसको पे करेंगे? एम्प्लॉय को बोलता है। थर्ड पार्टी को पे करेंगे। थर्ड पार्टी के पास इन्वेस्टमेंट होगा ना, फर्स्ट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पीएफ पेएबल। किसको पेएबल है ये? थर्ड पार्टी को हम पे करेंगे, फिर थर्ड पार्टी एम्प्लॉय के साथ मैनेज करेगा। डू यू अग्री विद दिस? फिर हम पीएफ कॉन्ट्री करेंगे, करेक्ट, एंड थर्ड पार्टी को पे करेंगे और फिर पे कर देंगे टू बैंक। पीएनएल में कितना जाएगा? वी आर अस्यूमिंग पूरे साल का है। इट इज फॉर एंटायर ईयर। पीएनएल ईयर एंड को बनेगा ना। बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? डन? यहां तक समझा? क्या कंप्लीट किया? किसका अकाउंटिंग? अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान। स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या? आप सो रहे हो ना? ये हुआ, इतना लिखा? चलो अभी ये 2 मिनट के बाद करते हैं, पहले पूरा मेरे को रिवाइज करके दो। चलो जल्दी, नींद उड़ाना पड़ेगा ना। तो ए स्टार्ट करें। किया बायट? क्यों? फटाफट आंसर दो। चलो मेरे को जो चाहिए फटाफट आंसर दो। AS15 प्रीत, क्लोज योर नोटबुक। चलो फटाफट। नहीं अभी क्लोज करो जल्दी। अरे क्लोज करो जल्दी, लेट हो रहा है। ओके प्रीत खड़ा हो जा। चलो नहीं नहीं नहीं, तू ही। अरे सब यही बोल रहे हैं, तू स्टार्ट हो जा, तू फर्स्ट है। अरे फर्स्ट है। अरे तू स्टार्ट करेगा, तू खड़ा हो। चल तेरे को आता है, आता है, जल्दी लेट हो रहा है, फटाफट छोड़ना है। ध्यान दो इधर। लिसन, मॉक ड्रिल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। AS15 बोलो क्या था? ए इधर देखना, बोल जल्दी प्रीत। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। चलो इनफ। AS15 क्या था? एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लिसन लिसन, ए प्लीज प्लीज प्लीज, आएगा उसका भी नंबर आएगा, तू शांत रहे। हाउ मेनी टाइप्स? लिसन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स? फर्स्ट, परफेक्ट। नाउ शॉर्ट टर्म मतलब
क्या? विच आर पेएबल विद इन 12 months. ओके. एंड लॉन्ग टर्म मतलब? ओके. रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेएबल ऑन रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट. एंड टर्मिनेशन पेएबल ऑन प्री मेच्योर रिटायरमेंट. वेरी गुड सोहम. एग्जाम्पल VRS एंड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. चलो वेरी गुड. शॉर्ट टर्म बेनिफिट में वी लर्न 4 आइटम्स. फर्स्ट, ओके, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स. क्या अकाउंटिंग करेंगे? बाय हार्ट क्यों करना है? लॉजिकली सोचना. सैलरी का क्या अकाउंटिंग करेंगे? क्या नॉर्मल? इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन P&L. बरोबर है. आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लायबिलिटी और प्रीपेड रहेगा तो. ओके, हो गया ये फर्स्ट वाला. सेकेंड, लीव एनकैशमेंट, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस. ये लिखवा है ना मैंने सर. स्टैंडर्ड में ये लैंग्वेज है, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस. ये लीव एनकैशमेंट तो हम बोलते हैं समझने के लिए. हाँ, दो बोल. दो. नॉन एक्यूमुलेटिंग, लैप्स. और मैं एक्यूमुलेटिंग में दो. नहीं, पहले हम लोग ऐसे करते हैं. देख, यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉन यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर. यूटिलाइज किया तो क्या करने का? ड्यूरिंग द ईयर. बराबर है. ओके. नॉट यूटिलाइज तो फिर अक्यूमुलेटिंग मतलब? ओके. नॉन अक्यूमुलेटिंग मतलब नहीं कर सकते. तो नॉन अक्यूमुलेटिंग का क्या करेंगे? इग्नोर. एंड अक्यूमुलेटिंग का फ्यूचर में क्या होगा? वेस्टेड मतलब जो एनकैश करा सकते. ओके. उसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रोविजन पूरे अमाउंट का. वेरी गुड. एंड नॉन वेस्टेड रहेगा तो बाय कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी वी विल क्रिएट प्रोविजन. ओके, याद रहेगा. ये क्या था? कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस. याद रहेगा. या एक पहला सैलरी वेजेस, सेकंड कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, थर्ड प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस. प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान. करेक्ट. इसे दिस इज वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच. ऐसा बैठते हैं, ऐसा बैठेंगे, ऐसे करेंगे. ये बचपन में करते थे हम. શું ના સંભળાયું તને? मतलब बोले छे ने. हाँ, प्रॉफिट आएगा, उसका भी नंबर आएगा. अरे बोलने का बहुत इच्छा है ना उसको. अरे उसको बहुत टाइम है. जनवरी वाले हैं बोलो. अरे तेरे को बाहर करवा के पास करना है. बार बार कौन पढ़ाएगा? करेक्ट. यस, बोल प्रीत. और एंड बोनस प्लान क्या रहेगा उसमें? क्या रहेगा? जल्दी बोल, लेट हो रहा है. बोनस का, बोनस के नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट को बेस लेके हम उसको बोनस देंगे. बोनस देंगे. फिर वो उसका करने का क्या एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू? नॉर्मल P&L में एक्सपेंस है. It will be considered as an expense in P&L and it will be charged. बरोबर है. करेक्ट. या एक मिनट, इतना समझा. फोर्थ क्या था? वो कार बार वाला कुछ बोला था. हाँ, तो फिर
कॉपी करने को भी नहीं आता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, वेरी गुड, आएगा नेक्स्ट लेक्चर तो पूछेगा, याद रखना, छोड़ेगा नहीं। क्या परक्विजिट्स? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जानबूझ के वो परेशान हो रहा है, मजा आ रहा है उसको। बोल नॉन मॉनेटरी क्या? पूरा नहीं बोला उसने। हाँ उसमें क्या? वही पूछ रहा हूं, उसमें कुछ लिखवाया है मैंने। अरे उसमें लिखा है हमने। आगे बोल। क्या? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आर रेफर एज परक्विजिट्स। अभी जब भी बोलना है तभी नहीं बोलता है, पहले से परक्विजिट्स 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 परक्विजिट्स। अभी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो परक्विजिट्स होते हैं, विच आर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। चलो हो गया, इधर आगे नेक्स्ट वन। ये कौन से बेनिफिट हुए सब? हाँ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अभी रिटायरमेंट बेनिफिट जल्दी। हाँ तू ही बेटा, तू 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 पहला तू लाभ ले। रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट पे करते हैं, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फर्स्ट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है? एम्प्लॉयर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होता, रिस्क नहीं होता है। कौन सा रिस्क? एक्चुअलियल एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों रिस्क नहीं होता है। वो विल बेयर दैट? एम्प्लॉई और थर्ड पार्टी। एम्प्लॉई और सेपरेट एंटिटी, दैट इज थर्ड पार्टी। वेरी गुड। चलो डीबीपी में क्या होता है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ऑब्लाइज्ड टू पे, एम्प्लॉयर इज ऑब्लाइज्ड टू पे टू एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बराबर, एम्प्लॉयर बेयर करेगा। ओके। डीसीपी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल क्या था इसका? डीसीपी का पीएफ, प्रोविडेंट फंड। एंड डीबीपी का? ग्रेचुइटी पेंशन। ओके चलो डीसीपी का बोलो। पीएफ का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पीएनएल एक्सपेंस, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस चार्ज टू पीएनएल। बरोबर है, बोलो। एंड कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लाइबिलिटीज। दैट्स इट, इतना पढ़ाया। अकाउंट एक सम किया था, याद है सम? बोल। इलस्ट्रेशन, हाँ आगे बोल। सैलरी 1000 किया, पीएफ किसका? 1000 किसका? मतलब दोनों पे करेंगे। दोनों पे करेंगे कि एक के सैलरी से डिडक्ट करेंगे? हाँ, सो उसका अकाउंटिंग कैसे करेगा? एक ऐसे 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 3 एंट्री हो गया। 1 2 3। बंद कर, तेरा नेक्स्ट लेक्चर नंबर आने वाला है। हाँ बोल जल्दी। सैलरी टू बैंक। चलो बैठो। आई होप यू रिमेंबर बेसिक एरियाज। नाउ सी, पूरा चैप्टर, पूरा स्टैंडर्ड में मेजर पार्ट क्या है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डीबीपी। ये पूरा स्टैंडर्ड डीबीपी के ऊपर बात करेगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे एकाध सम है, ज्यादा कुछ है नहीं। डीसीपी पे कुछ है नहीं। जो भी है डीबीपी, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर, ये सब पिक्चर में आएगा। करेक्ट। सो ये हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।